तो आपके डीमेरिट डिसएडवांटेज ऑफ द इक्विटी शेयर्स दिए नहीं हुए हैं और मेरिट डीमेरिट भी इट इज़ नाउ द आउट ऑफ सिलेबस। सो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स पे। ठीक है, देखिए जो शेयर्स होते हैं इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स होल्डर और द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर क्या होते हैं, उनको किसी भी कंपनी का अगर लॉस हो रहा है, मतलब दो शेयर्स तो कंपनी इशू करती है, बट उस केस में कंपनी का क्या है, या तो वो तो कैसा करती है, या तो कोई भी इंडिविजुअल इक्विटी शेयर्स को लेता है या तो वो प्रेफरेंस शेयर्स को लेता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर में क्या क्या मेरिट हो जाते हैं कि उनको प्राइमरी रिस्क बेयरर है। अगर कंपनी को कोई भी लॉस हो रहा है या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले रिस्क को कौन बेयर करेगा, इक्विटी शेयर्स होल्डर करेंगे। उनको क्या है, उनको कंट्रोल भी ज़्यादा है, हायर प्रॉफिट इसलिए क्योंकि अगर कंपनी को जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं या डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनकी जो भी इनकम है वो फिक्स्ड होती है। बट जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं, अगर किसी भी कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इनकम भी, उनको प्रॉफिट भी क्या होगा, वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अब आती है बात प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं आर दो शेयर्स विच गेट द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स। ये सारे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को क्या है कि जो प्रेफरेंस है वो इक्विटी शेयर से ज़्यादा दी जाती है। इसका नाम ही दे रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, मतलब इनको प्रेफरेंस क्या है, ज़्यादा दी जाती है। किस केस में, जब डिविडेंड का पेमेंट होता है। ठीक है, जैसे कंपनी अगर लॉस फेस कर रही है, कंपनी अगर लॉस फेस कर रही है तो सबसे पहले अगर जो भी इनकम है, जैसे डिविडेंड जैसे जितना भी क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको इनकम दे दी जाएगी। फिर किसको, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर में इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के फॉर्म में सबसे पहले इनकम किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को। फिर जो बचता है वो अमाउंट किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को। ठीक है, सो डिविडेंड भी सबसे पहले इनको दिया जाएगा। एंड द रीपेमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमंग दी ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, कि जो भी इन्वेस्टमेंट का फंड है जब कंपनी क्या होगी, वाइंडिंग अप मतलब बंद होने वाली रहेगी, तो सबसे पहले उनको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। ठीक है, अब इसमें फीचर्स में सबसे पहला क्या दे रहा है, दैट इज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं दे गेट द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है बिफोर पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर्स होल्डर। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड मतलब जैसे क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जैसे कोई भी कंपनी है वो क्या करती है, डिफरेंट शेयर्स को इशू करती है। उसको अगर 100 रुपीज़ का शेयर्स है तो इन रिटर्न उसको 120 का, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है वो लॉस के लिए तो नहीं करता है। अगर उसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो इन रिटर्न उसको 120 मिल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा उसको इनकम मिल रही है वो क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। ठीक है, वही शेयर्स होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का जो रेट है डिविडेंड मिलने का वो हमेशा फिक्स्ड होता है कि एट द एंड उनको जो भी जिस रेट से उनको मिल रहा है वही है। बट इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का क्या होता है कि वो डिपेंड करता है टोटल प्रॉफिट पे। अगर लॉस हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा लॉस भी वो बेयर करेंगे, जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को दिया जाएगा, बाकी जो बचेगा देन इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को दिया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि नो सिक्योरिटी। सो कंपनीज डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी। कंपनी क्या है, कोई भी सिक्योरिटी को ऑफर नहीं करती है अगेंस्ट द प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स ले रहा है तो उसके लिए उसको कोई भी सिक्योरिटी की नीड नहीं है। सो द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है वो भी किसका पार्ट होता है, ओनर्स फंड का ही होता है। मतलब कि ओनर का ही ये फंड होता है, ये नहीं कि उसने कहीं से लोन और बोरो नहीं किया है। कंपनी क्या करती है, या जो भी ओनर है उसका खुद का फंड है, वही उसको वो इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज दैट इज वोटिंग राइट्स। सो द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट अंडर द जनरल कंडीशन। जो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को क्या होती है, वोटिंग राइट होती है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है अंडर द जनरल कंडीशन। सो हाउएवर द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर गेट वोटिंग राइट
प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को वोटिंग राइट होती है इफ़ डिविडेंड आर नॉट पेड फॉर 2 years और मोर। जब उनको कोई भी डिविडेंड 2 साल से ज़्यादा उनको कोई डिविडेंड पे नहीं होता है, उस केस में उनके पास राइट्स होती है कि वो वोट कर सकें। नेक्स्ट आता है दैट इज़ हाइब्रिड सिक्योरिटी। देखिए दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई द प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड एज दी हाइब्रिड सिक्योरिटी। क्यों? देखिए एज दी शेयर्स हैव द फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स एज वेल एज द फीचर्स ऑफ द डिबेंचर्स। इसमें क्या होता है, इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें क्या है, कुछ फीचर्स आपके इक्विटी शेयर्स होल्डर्स इक्विटी शेयर्स के भी हैं और कुछ इसके क्या है, कुछ कंट्रीब्यूशन का डिबेंचर्स का भी होता है, ठीक है, फीचर्स। सो लाइक इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स गेट द डिविडेंड, ठीक है। जब इक्विटी शेयर्स की तरह प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स भी होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको भी क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। कब? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। बट डिवेंचर होल्डर की तरह जो भी उनको डिविडेंड, जैसे डिवेंचर्स होल्डर्स को रिटर्न में इंटरेस्ट देते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो भी शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स की तरह उनको डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर्स होल्डर्स की तरह उनको क्या मिलता है, जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, दोनों के फीचर्स हो गए इसमें, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड सिक्योरिटी इसीलिए हो गया क्योंकि दोनों के फीचर्स हो गए। क्या क्या फीचर्स हो गए कि कुछ फीचर्स इसमें क्या थे कि इक्विटी शेयर्स के हो गए कि उनको डिविडेंड मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। डिबेंचर होल्डर की तरह हो गया कि जो भी उनको डिविडेंड मिलेगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो एडवांटेज और डीमेरिट हमें पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन दी इक्विटी शेयर्स एंड दी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, ठीक है। तो कह रहा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स वही वैल्यू विच इज मेंशन्ड ऑन दी एनी शेयर। तो कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज जनरली लो। तो जो भी इक्विटी शेयर्स होता है उसकी जो फेस वैल्यू होती है, मतलब कितने का वो है, वो हमेशा कम होता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स का जो भी वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, इट विल बी ऑलवेज हाई, वो हाई होता है। फिर कह रहा है कि डिविडेंड, तो द डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स होल्डर आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल दी शेयर्स। तो जो भी डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर्स होल्डर को वो कब मिलेगा, आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल दी शेयर्स, जितने सारे शेयर्स को पे करने के बाद। बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर में क्या कह रहा है, गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स होल्डर। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के पहले ही प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है दैट इज वोटिंग राइट्स। सो इक्विटी शेयर्स होल्डर गेट द वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी। तो जो भी इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनको क्या होती है, कंपनी में वोटिंग राइट होती है। बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को नॉर्मल कंडीशन में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिली रहती है। दे गेट दी वोटिंग राइट व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर द 2 or 3 years और दी मोर ईयर्स। उनको जनरल कंडीशन में कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है। उनको कब होती है, तब होती है जब उनको 2 or more than 2 years से ज़्यादा उनको कोई भी डिविडेंड नहीं पे किया जा रहा है। उस केस में उनके पास राइट होती है दैट वो भी अपनी बात को कह सके कि हाँ हमारी जो भी डिविडेंड है, ये सारी चीज़ें वो पे नहीं है, ठीक है। फिर आता है दैट इज अट्रैक्शन। सो इक्विटी शेयर्स होल्डर अट्रैक्ट बोथ दी बोल्ड एंड दी एडवेंचरस इन्वेस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट किसको करते हैं, उन्हीं को करते हैं जो बहुत बोल्ड और एडवेंचरस है। क्यों? इसलिए क्योंकि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को क्या है कि प्रॉफिट तभी मिलेगा, डिविडेंड तभी मिलेगा जब सबको पेमेंट कर दिया जाएगा, बाकी जब बचेगा तब जाकर इक्विटी शेयर्स को। तो जब लॉस भी होगा तो सबसे ज़्यादा वो लॉस भी बेयर करते हैं। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, मतलब कोई जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, वही क्या करता है, इसको लेता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अट्रैक्ट दी कॉशन एंड दी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को कौन लेता है, जो बहुत कंजर्वेटिव है या जो बहुत ध्यान से लेता हो कि नहीं हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि रेट क्या है, या हमें लॉस भी नहीं होना चाहिए, हम रिस्क को भी बेयर नहीं कर सकते, उसको कौन लेता है, प्रेफरेंस शेयर्स को लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि रिफंड ऑफ दी कैपिटल का रिफंड। सो एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप के टाइम द इक्विटी शेयर्स होल्डर आर रिफंडेड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड, ठीक है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो रिफंड तभी होते हैं जब सारा प्रेफरेंस शेयर्स को पेड कर दिया जाता है। जब जो बचता है उस केस में उनको
इक्विटी शेयर्स को मिलता है। बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी, और हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स होल्डर्स से अबव प्रायोरिटी मिलती है। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले जो भी डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिया जाएगा होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को। बाकी जो बचेगा फिर जाके इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को मिला। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो फेस वैल्यू है, जो शेयर्स हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स की लार्ज वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मतलब उसके जो भी शेयर्स होंगे वो ज़्यादा अमाउंट के होंगे, 1000, 2000, 3000, और ये जो होते हैं इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू वो बहुत कम होता है, ठीक है, और उनको वोटिंग राइट नहीं होती, इनके पास वोटिंग राइट होती है। नेक्स्ट आता है दैट इज रिडम्पशन। सो इक्विटी शेयर्स आर नेवर रिडीम्ड और पेड बैक। जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, वो कभी भी रिडीम नहीं होता। रिडीम मतलब उनको वापस पे बैक नहीं किया जाता है ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ दी कंपनी के लाइफ टाइम तक वो कभी भी वापस नहीं होता है। पर प्रेफरेंस शेयर्स में भी रिडीम्ड, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको पे बैक कर दिया जाता है ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर्स को पूरा पेमेंट, जो सारी चीज़ें वो वापस हो जाती हैं। किस केस में? जब वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है या कंपनी का ऑप्शन होता है कि ये सारा चीज़ हमें पेमेंट कर देना चाहिए, उस केस में वो सारी पेमेंट हो जाती है। Good morning students. In the last class we have completed a topic that is preference shares. Okay, we know very well that the share are of two types, that is equity shares and the preference shares. So we have completed the that topic preference shares in the last class, and we have also started a topic that is retained earning. What is retained earning? So retained earning simply means the undistributed profit after the payment of the dividend and the taxes. Okay, so basically this type of money or the fund company uses for the expansion as well as the growth of the business. So it is the most important source of the finance also. Okay, so there are also some features of the retained earning also. Now the first one is a cushion of security, funds for new and innovative projects. Third one is medium and long term finance, and fourth one is conversion into ownership fund. Okay, in last class we have studied about the two features of the retained earning. First one is cushion of the security, and the second one is funds for new and innovative project. Okay, so retained earning as considered at the cushion of the security because they provide support in the time of adversity. Means इसको क्या बोलते हैं? Cushion of the security means protection for the security, because at the time of the adversity, जब कोई भी कंपनी क्या है एक अपने एडवर्स सिचुएशन में होती है, लॉस की कंडीशन में होती है, उस टाइम और कंपनी क्या है कोई भी अपने अलग जो सोर्सेज हैं, डिफरेंट फंड्स के सोर्सेज हैं, उनसे उनको फंड नहीं मिल पा रहा है या फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है, दे कांट अरेंज दी दैट अमाउंट ऑफ फाइनेंस इन दैट केस सो दैट एनी कंपनी कैन यूज़ दी दैट रिटेन्ड अर्निंग। की कंपनी क्या है कि ये जो मनी होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, वो क्या है, दे प्रोवाइड द सपोर्ट इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। वो एडवर्सिटी के टाइम में ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है व्हेन कंपनी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज दी फाइनेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ओके, व्हेन अ कंपनी फाइंड इट, जब कंपनी क्या होती है ये फाइंड करने की डिफ़िकल्ट टू अरेंज दी फाइनेंसेस की, फाइनेंस को अरेंज करने के लिए कंपनी क्या है प्रॉब्लम सफ़र कर रही हैं, इन दैट केस कंपनी यूजेस दैट रिटेन्ड अर्निंग। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव project. Okay, so the company can also use these kind of earning basically for the risky and the innovative project. Okay, अगर कंपनी को क्या है कि अपना कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इन दैट केस कंपनी क्या करती हैं, इन रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ करती हैं। दिस फंड इज़ जनरली
यूज्ड फॉर द रिसर्च वर्क, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ओके, ये जो फंड है वो कंपनी कब यूज़ करती हैं? अपने रिसर्च वर्क में यूज़ करती हैं और अपने प्रोजेक्ट को अगर उनको एक्सपेंशन करना है, इन दैट केस company uses the deed kind of retained earning. Okay, now the third one is medium and long term finance. Retained profit is considered as the ownership fund. It serves the purpose of the medium and long term finance. Okay, so basically retained earning क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म और दी मीडियम टर्म फाइनेंस होता है। ये ओनरशिप फंड होता है, मीन्स ओनर्स का फंड होता है और बेसिकली इट इज़ यूज्ड एज द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन इनटू द ओनरशिप फंड. So the surplus retained earning can be converted into the share capital by issue of the bonus shares. In issue of the bonus shares, there is no outflow of cash. Investors too are benefited by the issue of shares free of cost. Okay. सो ये जो सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग होती है इसको कंपनी क्या कर लेती हैं? शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लेती हैं और इससे डिफरेंट बोनस शेयर्स को क्या करती हैं? वो बोनस शेयर को क्या करती हैं? इशू करती हैं. ओके, सो इन इशू ऑफ द बोनस शेयर्स देयर इज़ नो आउटफ्लो ऑफ कैश. जब कंपनी क्या करती हैं? बोनस शेयर्स को इशू करती हैं, इन दैट केस देयर इज़ नो आउटफ्लो ऑफ कैश. कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं होगा बिकॉज वही रिटेन्ड अर्निंग को वो लोग एक शेयर को इशू करने में यूज़ कर लेती हैं. सो इन्वेस्टर्स टू आर बेनिफिटेड बाय द इशू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. और इन्वेस्टर्स जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी क्या होते हैं? बेनिफिटेड होते हैं, बेनिफिट होते हैं बाय द इशू ऑफ द शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. की अपने उस शेयर्स को इशू करने के लिए जो क्या है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. बिकॉज these all are shares are the retained earning which is converted into the equity shares or the preference shares basically in the share capital. Okay, so company also convert their retained earning into the ownership fund. Now the next one is what are the different merit and advantages of the retained earning. So the source of the finance has the following advantages, means the retained earning has the following merits and the advantages. First one is most dependable source. Next one is no cost. Third, no fixed liability, no interference, no security, goodwill. So first one is as an internal source there is more dependable than the external source of finance. As the external source depend upon the preference of the investors, market conditions, etc. No cost. Raising of the retained earning and its use do not involve any cost to be incurred as there are no expense on the prospectus, advertising, etc. Okay, now the first one is saying that the as an internal source, ये कंपनी का क्या होता है? इंटरनल सोर्स होता है. ओके, क्योंकि कंपनी अपने ही प्रॉफिट को सेव करके उसको कहीं डिफरेंट प्रोजेक्ट में और डिफरेंट इनोवेशन में उसको यूज़ करिए. सो देर इज़ मोर डिपेंडेबल देन द this is the more dependable than the external source of finance. Okay, so the internal source, this is the more dependable than the external sources of finance. The external sources depend upon the preference of the investors, market condition, etc. Okay, अगर जो external source होते हैं किसी भी कंपनी के, वो बेसिकली क्या होता है? वो मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं एज वेल एज कि इन्वेस्टर्स का क्या प्रेफरेंस है. सो so all the external sources are basically depend upon the external factors, but it is the internal source. So company can use their internal sources as they want. So next one is no cost. Raising of the retained earning and its use do not involve any cost to be incurred. Means अगर कंपनी क्या करती है? अपनी retained earning को increase करती है एंड इट्स यूज़ और उसको यूज़ करती है, सो इट डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट टू बी इनकर्ड. ओके, इसमें कोई भी कॉस्ट कंपनी का इनकर्ड नहीं होता है एज देयर इज़ नो एक्सपेंसेस ऑन द प्रॉस्पेक्टस, एडवर्टाइजिंग, एक्सेट्रा. ओके, बिकॉज कंपनी को कोई भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज दीज ऑल आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस फॉर द कंपनी. सो इस केस में कंपनी को कोई भी एक्सपेंस और कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नो फिक्स्ड लायबिलिटी.
There is no fixed commitment to pay dividend or the interest on the source of fund, as retained profit are the company's own money. Okay, so there is no fixed commitment to pay dividend or the interest on the source of fund. Okay, इसमें क्या है कि कंपनी को कोई भी कमिटमेंट नहीं करना पड़ता है कि डिविडेंड और इंटरेस्ट को पे करने के लिए, एज रिटेन प्रॉफिट आर दी कंपनीज ओन मनी, क्योंकि ये कंपनी का ओन मनी होता है। और ये कब होता है? जब कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड पे कर देती है, जितना टैक्सेस पे करने के बाद जितना उसके पास अमाउंट बचता है वो उसकी क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग होती है। तो इन दैट केस रिटेन्ड अर्निंग में कंपनी का कोई भी कमिटमेंट नहीं होता है कि वो इससे इंटरेस्ट पे करेगी या डिविडेंड पे करेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज नो इंटरफेरेंस with retained earning. There is no increase in the number of shares holder. Retained earning involves no risk of the dilution of the control. Okay, so retained earning में क्या है? There is no increase the number of shares holder, कि विद द रिटेन्ड अर्निंग के साथ है कंपनी क्या कर सकती है? अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स होल्डर को वो इंक्रीज़ नहीं कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। रिटेन्ड अर्निंग इन्वॉल्व नो रिस्क ऑफ डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, कि रिटेन्ड अर्निंग में कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है कि जो भी कंट्रोल है शेयर्स होल्डर का या उनके जो मेंबर्स है उसको कोई और ले लेगा। प्लीज़, कंट्रोल रिड्यूस नहीं होता है, इसका कोई भी रिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो कंपनी जो ऑलरेडी उसके शेयर्स होल्डर हैं उन्हीं के साथ एग्जिस्ट करती है, कोई न्यू शेयर्स होल्डर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी रिस्क नहीं है कि कंट्रोल कंपनी का किसी और के हैंड में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज नो सिक्योरिटी। अनलाइक डिबेंचर्स, नो चार्जेस क्रिएटेड अगेंस्ट द असेट, द कंपनी इज फ्री टू यूज इट्स असेट फॉर द रेजिंग लोन इन फ्यूचर। ओके, अनलाइक डिबेंचर्स देयर इज नो चार्जिंग क्रिएटेड अगेंस्ट द असेट। ठीक है, अगर असेट को क्रिएट करना है कंपनी को, कोई अपने फिक्स्ड असेट को, तो उसमें कोई भी चार्ज कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा। द कंपनी इज़ फ्री टू यूज़ इट्स असेट, कंपनी क्या है अपने जो भी असेट्स है उसको यूज़ कर सकती है फॉर रेजिंग लोन इन फ्यूचर, कि कंपनी को अगर फ्यूचर में लोन को रेज करना है, इन दैट केस कंपनी यूजेज देयर assets also. Okay, now the next one is goodwill. Okay, goodwill means a fame or the good name. So goodwill, retained earning add to financial strength and improve credibility of the company. Okay, retained earning क्या करती है? किसी भी कंपनी का एक जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है उसको क्या करती है? वो इंक्रीज़ करती है। डैट मीन्स अगर कंपनी सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसका रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा? ज़्यादा होगा। डैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा अच्छी है, एज वेल एज उसकी क्रेडिबिलिटी भी कंपनी की क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करेंगे उस कंपनी पे। ओके, विथ लार्ज रिजर्व कंपनी कैन ईजिली मीट ऑल टाइप ऑफ अनफॉर्सीन कंटेंजेंसी एट एंड एनी अदर क्राइसिस। ओके, कंपनी का क्या है? लार्ज रिजर्व हो जाएगा एंड दे कैन ऑल्सो मीट ऑल टाइप ऑफ अनफॉर्सीन कंटेंजेंसी, कि अगर कंपनी के पास जो रिज़र्व है और रिटेन्ड अर्निंग है वो ज़्यादा हो जाएगा, इन डैट केस कंपनी के प्रेजेंस में या कंपनी के सामने कोई भी अनफॉर्सीन कंटेंजेंसी आएगी, मीन्स जो कंपनी को नहीं पता है कि ये ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो भी अगर उसके सामने आ जाएगी, सो कंपनी कैन ऑल्सो फेस ईजली। कंपनी उन सारे अनप्रिडिक्टेबल और एक्सीडेंट्स को जो भी हो जाते हैं, एक्सीडेंटली जो भी हो जा रहे हैं, कंपनी उन सारी प्रॉब्लम्स को ईजिली सफ़र और ईजिली फेस कर सकती है, बिकॉज उसके पास जो फाइनेंशियल उसकी जो गुडविल है एज वेल एज उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके, सो इट इज़ टोटली डिपेंड कि कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग कितना ज़्यादा हो। Now the next one is, what are the demerits and the disadvantages of the retained earning? Use of retained earning may result in the following drawbacks. Okay, अगर retained earning को use करते हैं तो it also creates some kind of drawback as well as demerits and the disadvantages. So first one is careless use, second one is dissatisfaction among the shareholder. So first one is careless use. The retained earning are always easily at no cost.
the management of the company may not always use the retained earning in the best interest of the shareholder. It may misuse them by investing in unprofitable and undesirable investment proposals. Second one is dissatisfaction among the shareholder. Large retained earning may cause dissatisfaction among the equity shareholder as they do not receive high rate of dividend if a large amount of surplus profit is kept aside in the form of reserve. Okay, so first one is careless use. The retained earning are अवेलेबल ईजिली एट नो कॉस्ट. ठीक है, जो भी रिटेन्ड अर्निंग होता है वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है विदाउट एनी incurring more and more cost. The management of the company may not always use the retained earning in the best interest of the shareholder. जो मैनेजमेंट है कंपनी के, जो मैनेजमेंट है जो मैनेज कर रहा है वो हमेशा उस रिटेन्ड अर्निंग को प्रॉपरली हो सकता है यूज़ नहीं करे विद दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर्स होल्डर के इंटरेस्ट के साथ कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो उस मनी को, रिटेन्ड अर्निंग को प्रॉपरली यूज़ ना करे. इट मे मिसयूज़ देम, वो क्या कर सकते हो सकता है उसको मिसयूज़ करे बाय इन्वेस्टिंग इन दी अनप्रॉफिटेबल एंड अनडिज़ायरेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. समटाइम्स जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो उस मनी को क्या है ऐसे भी एरिया में या ऐसे भी प्रोजेक्ट पे लगा सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है जो अनप्रॉफिटेबल है और अनडिज़ायरेबल. मीन्स वहाँ पे उसकी नीड नहीं है. कंपनी अगर देख रही है कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, स्टिल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी क्या करती है वहाँ पे मनी को इन्वेस्ट कर देती है. तो अल्टीमेटली कंपनी क्या है लॉस को भी सफ़र करेगी. क्यों? जो भी मैनेजमेंट है उसको केयरलेसली यूज़ कर रहा है. मीन्स उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होके उसको नहीं देख रहा है कि वो मनी कहाँ इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ dissatisfaction among the shareholder. Okay, if company has earned the large retained earning, कंपनी का क्या होगा large retained earning होगा. it also create or cause the dissatisfaction among the equity shareholder. ठीक है, ये क्या होगा, ये equity shareholder के dissatisfaction भी create करेगा. कैसे? एज दे डू नॉट रिसीव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, कि उन्हें क्या है हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा नहीं. इफ़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट इज़ केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को एक एज अ रिजर्व एज अ रिटेन्ड अर्निंग एक एज अ सेफ रख लिया जाएगा तो जो भी इक्विटी शेयर्स होल्डर को हाई रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा. क्योंकि इक्विटी शेयर्स होल्डर को जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा उनको डिविडेंड मिलेगा. बट कंपनी क्या करेगी कि उस अमाउंट को एज अ रिजर्व पहले ही रख लेगी और शेयर्स होल्डर को बहुत लेस अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करेगी. सो इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द disadvantage of the retained earning. Okay, now the next one is